हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजी मेडिकल में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंजाइना पेक्टोरिस। तो आइए बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की। इट इज़ द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द पेन इन द एंटीरियर वॉल ड्यू टू द इनसफिशिएंट कोरोनरी ब्लड फ्लो। मतलब जैसे ये कोरोनरी आर्टरी है, इसमें इन कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आया, उसकी वजह से ब्लड पूरा नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस मींस चेस्ट पेन रिजल्टिंग मायोकार्डियल इस्चीमिया। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एक प्रकार का चेस्ट पेन है जो किस वजह से होता है? मायोकार्डियल इस्चीमिया की वजह से। अब मायोकार्डियल इस्चीमिया क्यों हुआ? क्योंकि जब यहाँ से ब्लड जा रहा है उसमें ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी है तो मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाएगा, और मायोकार्डियल इस्चीमिया होगा तो वो क्या करेगा? चेस्ट पेन करेगा। अब ये क्यों होता है मायोकार्डियल इस्चीमिया में चेस्ट पेन? की बॉडी तो मांग तो ऑक्सीजन की डिमांड तो ज़्यादा कर रही है और ऑक्सीजन मिल कम रही है, मतलब कॉज बाय द इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड। मतलब सप्लाई तो कम आ रही है और डिमांड ज़्यादा है, जिस वजह से क्या होता है? मायोकार्डियल इस्चीमिया होगा और चेस्ट पेन होगा। पेन ऑफन रेडिएटेड टू शोल्डर, जैसे पेन कभी ज़्यादातर शोल्डर की साइड जाएगा, आर्म शोल्डर आर्म नेक की साइड जाएगा और जॉ की साइड जाएगा। ठीक है। और एंजाइना का पेन जैसे आप मायोकार्डियल में पढ़ते हैं कि एनटीजी से रिलीव नहीं होता, एंजाइना का पेन एनटीजी से रिलीव हो जाता है। एनटीजी मतलब नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है। इसको कैसे दिया जाता है? सबलिंगुअल दिया जाता है। तो अब इसके टाइप की बात करते हैं हम। टाइप इसके मोस्टली हम 3 टाइप पढ़ते हैं। स्टेबल एंजाइना, जिसको हम क्लासिकल एंजाइना के नाम से जानते हैं, और ये क्या होता है? कॉमन होता है। ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं, एंजाइना ऑफ एफर्ट्स। इसको 3 नाम से जाना जाता है, स्टेबल एंजाइना, क्लासिकल एंजाइना और एंजाइना ऑफ एफर्ट्स। अब इसमें बात करते हैं क्या होता है। इट अकर ड्यूरिंग इमोशनल एंड स्ट्रेस, यानी ये कब होता है स्टेबल एंजाइना? ये इमोशनल कंडीशन में हो जाएगा, स्ट्रेस कंडीशन में हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कोई इमोशनल व्यक्ति ज़्यादा खुश हो जाता है तो भी एंजाइना का चेस्ट पेन होने लग जाता है, या कोई डिप्रेस है तो उसमें भी एंजाइना का चेस्ट पेन होने लग जाता है। और ये एनटीजी देते ही रिलीव हो जाता है, मतलब एनटीजी दिए तो रिलीव हो गया, यानी पेन चला गया, और उसको थोड़ा रेस्ट करेंगे तो पेन चला जाएगा। ठीक है। ये तो हम करते हैं स्टेबल में बात। अब बात करते हैं अनस्टेबल एंजाइना और प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना, आल्सो नोन एज वार्निंग साइन। इसको वार्निंग साइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एमआई से पहले यदि और आगे जब तक जाता है तो ये एमआई क्रिएट कर सकता है, तो एक प्रकार का वार्निंग साइन हो गया। प्री इन्फ्रैक्शन मतलब इन्फ्रैक्शन से पहले, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना। इसमें बात करते हैं अब, इन दिस एंजाइना पेन अकर रेस्ट नॉट रिलीव बाय द एंटीजन और रेस्ट। इसमें क्या होता है? पेन कब होता है? जब आदमी रेस्ट की कंडीशन में रहता है, बैठा है, सो रहा है, ऐसे टाइम पे। ऐसे नहीं हो एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको अनस्टेबल एंजाइन हो गया, नहीं, ये रेस्ट की कंडीशन में होगा, और आप पेशेंट को एंटीजी दे दोगे सबलिंगुअल तो भी उससे रिलीफ नहीं होगा। तो इसमें ये हुआ, ये प्रीकर्सर होता है किस चीज का? एंजाइना, प्रीकर्सर ऑफ एमआई। ये क्या होता है? प्रीकर्सर ऑफ एमआई, यानी एमआई का प्रीकर्सर है, एमआई होने से पहले की स्टेज। प्रीकर्सर में पूर्वगामी हो गया एंजाइना। ठीक है। और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि ये ज़्यादा सीवियर हुआ तो आदमी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन से ले जा सकता है, उसको एमआई मायोकार्डियल एयर डैमेज हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं हम वेरिएंट एंजाइना की। इट इज़ अनकॉमन फॉर्म, मतलब ये बहुत अनकॉमन फॉर्म है, बहुत कम पाया जाता है। इट आल्सो नोन एज वेजोस्पास्टिक एंजाइना। वेजोस्पास्टिक एंजाइना क्यों बोल रहे हैं, उसकी बात हम यहाँ करते हैं। इट अकर ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पाज्म, मतलब वेजोस्पाज्म हो गई आर्टरी, ये आर्टरी थी, ये वेजोस्पाज्म हो गई, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? वेजोस्पास्टिक एंजाइना। में अकर रेस्ट, ये रेस्ट की टाइम हो सकता है, और ज़्यादातर इसके चांस रहते हैं कि मॉर्निंग की टाइम हो, सुबह की टाइम हो, इसलिए इसमें लिखा है मे अकर एट द रेस्ट ड्यूरिंग सेम टाइम इन द डे, मतलब ज़्यादातर रेस्ट टाइम में होता है, सेम दिन में। और लेकिन ये क्या होता है, ज़्यादातर जब केसेज में पाया गया कि मॉर्निंग के टाइम हुआ है। अब हम इसकी बात करते हैं इसके कॉजेज की। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, ये हमने भी बात करी कि कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो गई। अब ये स्पाज्म हुई तो स्पाज्म हुई तो ब्लड फ्लो पूरा नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे देखो स्पाज्म हो गया, ये ब्लड फ्लो नहीं जा पा रहा है, ब्लड फ्लो नहीं जा पाएगा तो क्या हो जाएगा?
मायोकार्डियल इस्चीमिया। अब मायोकार्डियल इस्चीमिया हुआ तो वो आपको क्या करेगा, यहाँ पे चेस्ट पेन कर देगा। हमने पढ़ा था मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाता है तो क्या होता है, चेस्ट पेन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस के अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जैसे ये आर्टरी है, इसमें कोई भी थ्रम्बस फॉर्मेशन हो गया। अब ये प्लेटलेट का भी हो सकता है, फेट का भी हो सकता है, प्रोटीन का भी हो सकता है, या कोई डैमेज होके आया हो उसका भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसकी वजह से ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, और मायोकार्डियल मसल्स, मान लो आप किसी चीज़ में आपकी मायोकार्डियल मसल्स हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड पड़ रही है किसी काम की वजह से, अब आप उसमें ऑक्सीजन आ रही है कम, तो जिस वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। और ये इस्चीमिया हुआ हो जाएगा, और इस्चीमिया होगा तो क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। हेरिडिटी मतलब किसी के पारिवारिक हो, पहले किसी को एंजाइना की प्रॉब्लम हो, और एज एक 40 साल की एज के बाद बीमारी स्टार्ट हो जाती है। और डीएम मतलब डायबिटीज मेलाइटिस वालों को भी एंजाइना हो सकता है। हाइपरटेंसिव कंडीशन में भी एंजाइना हो सकता है। जेंडर यानी मेल में एंजाइना पेक्टोरिस के केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। और ओरल पिल टेकिंग वूमन, ओरल पिल मतलब जैसे डिलीवरी को नहीं कंसीव करने के लिए ओरल टिक पे ली जाती है। इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, कई प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से एंजाइना की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो अब तक हमने पढ़ लिया अब एंजाइना पेक्टोरिस की डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसके कॉज, उसके साइन सिम्टम, उसकी पैथोफिजियोलॉजी। ये हम अब पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। आओ, पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, सडन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या हुआ, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, और कोई जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई, या अदर कोई भी फैक्टर हो। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ये अपना ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ, मायोकार्डियल मसल्स में इस्चेमिक कंडीशन आ गई। अब इस्चेमिक कंडीशन आई तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी होगी। इस्चीमिया मतलब लेक ऑफ ऑक्सीजन इनटू ब्लड। अब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है तो आगे जाके वो हाइपोक्सिया क्रिएट करेगा, मतलब ऑक्सीजन की वहाँ पे भी कमी रहेगी। उसकी वजह से क्या हुआ, जो अपनी O2 डिमांड थी, मायोकार्डियल मसल्स की जो O2 डिमांड थी उसमें कमी आ गई। अब की डिमांड तो ज़्यादा थी और रिड्यूस यानी मतलब उसकी ऑक्सीजन में आ तो कम रही है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन। उस चेस्ट पेन हुआ उसको क्या कहेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये मान लो इसको बोलते हैं एंजाइना। अब ये आगे जाके थ्रोम्बोलाइसिस होता है और ये फिर किस चीज़ में चल जाएगा, अनस्टेबल एंजाइम में। अनस्टेबल एंजाइम हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या होता है उसके टाइप में। अब उसके बाद बात करते हैं हम इसके साइन सिम्टम की। सबस्टर्नल पेन, इसमें सबस्टर्नल एरिया में पेन होगा, सबस्टर्नल एरिया में पेन होगा। उसके बाद ये पेन रेडिएट होगा, कहाँ से रेडिएट होगा, जैसे रेडिएट लेफ्ट शोल्डर टू आर्म, यानी लेफ्ट शोल्डर है, अब लेफ्ट शोल्डर से आर्म की साइड पेन रेडिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस जैसे इस साइड से पेन नीचे की साइड रेडिएट होने लग गया। इसका ये एक डिस्पीनिया मतलब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी। स्वेटिंग यानी एक्सेसिव स्वेटिंग होने लग जाएगी, उसको घबराहट होने लग जाएगी। नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है, डायफ्रोसिस भी हो सकता है, मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग एक नॉर्मल कंडीशन से भी ज़्यादा। हाइपरटेंशन मतलब उसको घबराहट तो रहेगी जिसकी वजह से उसका ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा और हाइपरटेंशन की कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, कि जैसे पेशेंट अपने पास आ गया, हम पूछेंगे इसके क्या हुआ था, कैसे क्या, फैमिली हिस्ट्री से उससे बात करेंगे भी इसको कैसे हुआ था, कहाँ बैठा था, किस कंडीशन में, जिससे हम अनुमान लगा पाए कि इसके कौन से टाइप का एंजाइना हुआ है। उस प्रकार से हम इसके ट्रीटमेंट से स्टार्ट कर पाए। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, हम खुद उस चीज़ का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि यार ये है, इसके क्या क्या सारी सिम्टम है, कौन सा क्या है, और कोई चोट वोट थोड़ी आ गई उसकी वजह से गिर के लग गई हो, उस चीज़ का हम पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद करते हैं ईसीजी। ईसीजी में हम क्या देखेंगे, उसकी टी वेव चेक करेंगे। ईसीजी में टी वेव इसलिए चेक करेंगे कि उसकी इन्वर्ट है तो हम इस्चेमिक कंडीशन का पता लग जाएगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि टी वेव इन्वर्ट हो रही है तो उससे इस्चेमिक का कंडीशन का पता लगता है। अब उसकी 2D को कराएंगे और 2D को कराने के बाद एंजियोग्राफी भी कराएंगे, एक एक्सरे प्रोसेस जिसमें ये पता लग जाए कि इसमें कहाँ कहाँ पे ऑकुलेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कि प्लेटलेट का है, थ्रोम्बस का है, या कोई फेट का है, कोई लिपिड का है, प्रोटीन का है, उस चीज़ का हम चेक करेंगे। उसके बाद इसका मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ खास नहीं, इसमें पहले सबसे पहले पेशेंट को बेड रेस्ट दिया जाता है। बेड रेस्ट देने से पेशेंट के एंजाइना ठीक हो जाता है, या नहीं होता है तो हम उसके पेन की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उसमें हम नाइट्रोग्लिसरीन भी देते हैं, एस्पिरिन भी देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन इसलिए देंगे उससे डायलेशन हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी का। कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन हुआ, मान लो ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी थी, इसमें ब्लड फ्लो जा रहा था,
अब इसका डायलेशन कर दिया हमने, ये कोरोनरी आर्टरी इतनी बड़ी बड़ी हो गई। अब डायलेशन हुआ तो ब्लड जो पहले कम जा रहा था अब उसको गैप मिल जाएगा। मान लो ये यहाँ पे थ्रोम्बस था, ये डायलेशन हुआ तो अब ये ब्लड जा पाएगा यहाँ से। तो उससे उसकी जो डिमांड थी, बॉडी की डिमांड थी, मायोकार्डियल इस्चीमिया की कंडीशन से पहले जो डिमांड थी जो रिड्यूज हो गई थी, अब उसको ये एक्स्ट्रा ब्लड जाके उस चीज़ को कम कर देगा। तो इससे हम एस्पिरिन, उसके पेन हो रहा है, एंटीप्लेटलेट, कोई भी जैसे एंटीप्लेटलेट, कोई प्लेटलेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया हो, प्लेटलेट की वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है ये, तो उस प्लेटलेट में फॉर्मेशन की वजह से जा नहीं पा रहा हो तो एंटीप्लेटलेट दे के इसको हम हो सकते हैं डिस्ट्रॉय कर दे, निकाल दे। बीटा ब्लॉकर दे दे भाई हाइपरटेंसिव, जैसे अपन ने पढ़ा यहाँ पे हाइपरटेंसिव कंडीशन आ गई। अब इस हाइपरटेंसिव कंडीशन को भी कंट्रोल करने के लिए, और 12 लीड ईसीजी, अपन ईसीजी तो करवाएंगे क्योंकि ईसीजी से अपन टी वेव का चेक करेंगे और कंडीशन चेक करेंगे। और एक छोटी सी चीज ये देखते हैं, जैसे ये कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया, ये एमआई मान लो, और इसमें थोड़ा बहुत रह गया भाई, डिमांड के अनुसार ब्लड नहीं जा पा रहा, ये गैप है, इसको एंजाइना मान लो। इस प्रकार से हम करते हैं। और कोई भी आपको डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।